फिल्म की शुरुआत 1842 के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां एक ओंझा पुजारी और उसके साथ मौजूद कुछ लोगों ने महिला को एक बड़े पेड़ से बांध दिया था। वो उसके चेहरे पर मास्क चढ़ाते हैं और उसे जिंदा आग में झोंक देते हैं। उसी दौरान वह ओंझा पुजारी उस महिला की आत्मा को करेन बेबी डॉल में कैद कर देता है। यह वही पेड़ था जिस पर उसे जलाया गया था, जो चर्च की इमारत के बिल्कुल पास था। अब कहानी वर्तमान समय में आ जाती है, जहां हमें जेरी फेन नाम का एक रिपोर्टर दिखता है। वह पहले न्यूज चैनल पर टीवी एंकर हुआ करता था, जिसने फेक न्यूज के जरिए शोहरत और पैसा कमाया था। लेकिन फिर एक कांड ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी, उसकी नौकरी चली गई और सब कुछ खत्म हो गया। कहानी आगे तब बढ़ती है जब जेरी बेनफील्ड के पास जाता है, जिसने दावा किया था कि उसके खेत में किसी ने अत्याचार किए हैं। जेरी को यह मामला ज्यादा दिलचस्प नहीं लगता और वह वहां से जाने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है फादर हैगन से। उसी वक्त जेरी को पास ही मौजूद एक सूखे पेड़ से एक रहस्यमयी सी आवाज सुनाई देती है। उस पेड़ की एक शाख पर एक काला रेवन बर्ड बैठा हुआ था। जेरी कहता है, यह पक्षी जैसे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसे देखते ही हमें तुरंत 2 किलोमीटर दूर भागना पड़ता है। जैसे ही जेरी उस आवाज के पास जाता है, वह आवाज बंद हो जाती है। फिर उसे पेड़ के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। जब वह पास जाकर देखता है तो वहां एक पुरानी सी करेन बेबी डॉल रखी होती है, जो मजबूत जंजीरों में बंधी हुई होती है। उस डॉल पर एक तारीख लिखी होती है, फरवरी 31, 1842। और ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि फरवरी में 31 दिन होते ही नहीं। किसान उस डॉल को देखकर कहता है कि ये करेन बेबी डॉल अक्सर खेतों में गुड लक के लिए दफनाई जाती है। जेरी के दिमाग में एक फेक न्यूज का आइडिया आता है। वह उस डॉल को तोड़ देता है और किसान को साथ खड़ा करके एक ड्रामेटिक न्यूज रिपोर्ट बनाता है, जिसमें बताया जाता है कि इस डॉल के निकलते ही किसान की गाय पर बेरहम अत्याचार शुरू हो गए। रात के समय जब जेरी वापस लौट रहा था, तभी अचानक एक लड़की उसकी कार के सामने आ जाती है। जेरी संतुलन खो देता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वह लड़की को देखने जाता है, जो चुपचाप चलते हुए उसी पेड़ के सामने बैठ जाती है जहां पहले की घटनाएं हुई थी। वह बहुत परेशान स्थिति में थी और जेरी को धन्यवाद कहती है। कुछ ही देर में वह बेहोश हो जाती है। जेरी उसे उठाकर चर्च ले जाता है, जहां उसे फिर से फादर हैगन मिलते हैं। लड़की का नाम एलिस था और फादर हैगन उसके चाचा थे। एलिस बचपन से ही न सुन सकती थी न बोल सकती थी। थोड़ी देर बाद परिवार की डॉक्टर नेटली गेट्स आती हैं और एलिस की जांच करती हैं। एलिस को होश आता है और वह साइन लैंग्वेज में नेटली से बात करती है। यह सब देख जेरी थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही एलिस को बोलते हुए सुना था। बाद में नेटली उसे एक सस्ते होटल पर छोड़ती है और कहती है कि उसे शुक्र मनाना चाहिए कि पुलिस को नहीं बुलाया गया, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जेरी फेक रिपोर्टर है और शराबी बन चुका है। अगली सुबह जेरी एलिस को देखने चर्च जाता है। चर्च में प्रार्थना चल रही थी। एलिस मैरी की मूर्ति के सामने बैठी थी और अचानक कुछ आवाजें सुनकर वह बाहर चली जाती है। वहां मौजूद सभी लड़कियां उसे फॉलो करती हैं। सभी लड़कियां एक सीधी लाइन में एलिस के पीछे पीछे चलती हैं और उसी पेड़ के पास पहुंचती हैं। एलिस वहां एक औरत की आत्मा देखती है। फादर हैगन, जेरी और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। जैसे ही फादर हैगन एलिस को छूते हैं, वह पहली बार सबके सामने बोलती है। वह कहती है, यहाँ एक औरत है, वह चाहती है कि कल सब लोग दोबारा यहाँ आए। उसका नाम मैरी है। ये बात वहां मौजूद सभी लोगों को एक चमत्कार लगती है, क्योंकि वे सब जानते थे कि एलिस न सुन सकती है न बोल सकती है। उन्हें लगता है कि यह मैरी का चमत्कार है। नेटली भी यह देखकर हैरान रह जाती है और कुछ टेस्ट कराती हैं। सभी टेस्ट सामान्य आते हैं, जिससे वह संतुष्ट भी होती हैं और उलझन में भी पड़ जाती हैं। जेरी अब अपने पुराने न्यूज चैनल की रिपोर्टर मोनिका से संपर्क करता है और उसे बताता है यह कहानी सच है। उसी रात जेरी को एक डरावना सपना आता है। एक पुराना घर जिसके सामने पानी बह रहा था और उस पानी से एक काली आत्मा निकलकर जेरी पर हमला करती है। वह डर से उठ जाता है। तब उसके ऊपर पानी गिर रहा था। अगले दिन कई लोग एलिस से मिलने आते हैं, जिनमें एक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा भी था। एलिस उसके पास जाकर कहती है कि मैरी पर विश्वास रखो और उठकर चलो। हैरान करने वाली बात यह होती है कि वह बच्चा सच में चलने लगता है। वहां मौजूद लोग एलिस के सामने झुककर प्रार्थना करने लगते हैं। यह शहर बहुत धार्मिक था, इसलिए आस्था गहरी थी। जेरी यह सब रिकॉर्ड करता है, जो जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाती है। इस बीच बोस्टन से बिशप गैल्स आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फादर समझाते हैं कि दुनिया में मदर मैरी के 3 मुख्य तीर्थ स्थल हैं, जहां रोज लाखों लोग प्रार्थना के लिए आते हैं। इन स्थानों पर मदर मैरी ने चमत्कार किए थे और उस समय वेटिकन ने इन चमत्कारों की जांच कर उन्हें पवित्र घोषित किया था। बिशप गेल्स वहां मौजूद ओंझा पुजारी, मैंसिनी और डेलग्रेड से
सबको मिलवाते हैं। फादर मोन्सिन्योर बताते हैं किसी भी चमत्कार को वास्तविक मानने के लिए 3 परीक्षणों में पास होना जरूरी है। पहला, मरीज की बीमारी लाइलाज हो, दूसरा, इलाज तुरंत हो, और तीसरा, इलाज पूरी तरह से सफल हो। फादर मोन्सिन्योर पहले से ही संशयात्मक व्यक्ति थे जो कई झूठे मामलों को उजागर कर चुके थे। इधर जेरी बिशप गेल्स और फादर मोन्सिन्योर से एलिस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मांगता है। एलिस जेरी के साथ थोड़ी सहज थी क्योंकि जेरी एक नास्तिक था, यानी किसी धर्म को नहीं मानता, इसीलिए वह निष्पक्ष था। जेरी की खराब छवि के बावजूद बिशप गेल्स उसे एक और मौका देने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनका मानना था कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। फादर हेगन भी वहां थोड़े सतर्क नजर आते हैं। उन्हें वहीं टूटी हुई करेन बेबी डॉल फिर से उसी पेड़ के पास मिलती है जिसे जेरी ने पहले तोड़ा था। उसी जगह वह काली आकृति फिर से दिखाई देती है जो पेड़ से निकलकर फादर हेगन पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन वे बच जाते हैं। फिर जेरी फादर हेगन से मिलता है जो एलिस के साथ इंटरव्यू से खुश नहीं थे। फादर हेगन को डर था कि कहीं जेरी एलिस का फायदा न उठा ले। वे मार्टिन लूथर किंग का हवाला देते हुए कहते हैं, जहां ईश्वर अपना चर्च बनाता है वहां शैतान अपना अड्डा भी बना लेता है। इसका मतलब था कि ऐसे चमत्कारी स्थानों पर अक्सर शैतान की नजर रहती है। फादर हेगन को डर था कि एलिस पर कोई शैतानी हमला हो सकता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि फादर हेगन पीड़ित थे और उनके पास ज्यादा समय नहीं था। अगले दृश्य में हम फादर मोन्सिन्योर और जेरी को चर्च में देखते हैं जहां एलिस बहुत सुंदर आवाज में गाना गाती है और यह सब बस 2 दिनों के भीतर हो रहा था। अचानक फादर हेगन दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें हार्ट अटैक आता है। एलिस उनके पास जाकर उन्हें मदर मैरी पर विश्वास रखने को कहती है और जैसे ही वे हाँ करते हैं एलिस उन्हें छूती है और वो चमत्कारी रूप से ठीक हो जाते हैं, यानी उनका कैंसर एक ही पल में चला जाता है। इसी दौरान फादर हेगन एलिस के पीछे वही काली आकृति देखते हैं जिससे वे डर जाते हैं, यानी शायद यह असली मदर मैरी नहीं थी। फादर मोन्सिन्योर भी इस आत्मा को देख लेते हैं और चौंक जाते हैं। चमत्कार की तीनों शर्तें पूरी हो चुकी थीं। फादर हेगन की बीमारी लाइलाज थी, इलाज तुरंत हुआ और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। इसलिए बिशप गेल्स बेनफील्ड को तीर्थ स्थल घोषित कर देते हैं। एलिस एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक हस्ती बन जाती है। जेरी को भी मोनिका की ओर से एडिटर पोजीशन के प्रस्ताव मिलने लगते हैं। बेनफील्ड के कुछ स्थानीय लोग डर के मारे शहर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब शैतानी ताकतों का काम हो सकता है। जेरी डॉक्टर नेटली के साथ डिनर पर जाता है और उसे कॉर्न बेबी की कहानी बताता है। डॉक्टर नेटली कहती है कि किसान इन्हें सौभाग्य के लिए जमीन में गाड़ते थे, लेकिन कभी कभी इनका उपयोग बुरी आत्माओं को कैद करने के लिए भी किया जाता था। इन पर एक इम्पॉसिबल डेट जानबूझकर लिखी जाती थी ताकि लोग समझें कि ये आम चीज नहीं है। ये सुनकर जेरी घबरा जाता है क्योंकि उसने अपनी पहली स्टोरी के लिए उन्हीं में से एक डॉल को तोड़ दिया था। अगली सुबह जेरी और डॉक्टर नेटली वॉक पर जाते हैं। वे उसी वीरान जगह पर पहुंचते हैं जिसे जेरी ने सपने में देखा था। वह जगह कभी चर्च की संपत्ति थी पर अब सुनसान पड़ी थी। एलिस के प्रति जेरी का विश्वास अब डगमगाने लगता है। उसे वहां के पानी में वही काली आत्मा फिर से दिखाई देती है। दूसरी ओर फादर हेगन को चर्च में एक पुरानी डायरी मिलती है जो 1845 में लिखी गई थी और उसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से दर्ज था। फादर हेगन को जब इन सभी चमत्कार की असलियत का पता चलता है तो वे चौंक जाते हैं। इन चीजों को पढ़कर वे पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। अब मेरी की आत्मा उन्हें सताने लगती है और वह उन्हें चर्च के भीतर लटकाकर मार देती है, लेकिन बिशप गेल्स इसे एक सुसाइड मानते हैं और जेरी की मदद से इस खबर को दबा देते हैं। पब्लिक में इसे हार्ट अटैक घोषित किया जाता है। एलिस को भी यही बताया जाता है जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। एलिस उस समय जेरी को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रही होती है जहां जेरी घुमा फिराकर पूछता है कि क्या मेरी राक्षसी हो सकती है। वह फादर हेगन की चेतावनी का भी जिक्र करता है। इंटरव्यू के दौरान ही एलिस फिर से अधीन स्थिति में जाती है। वह कहती है कि शंका श्रद्धा को कमजोर करती है। इसका मतलब था कि शराब जैसी बात दिखने में अजीब थी, लेकिन वह चाहती थी कि लोग बिना सवाल किए यकीन करें। जेरी जो एक अनुभवी पत्रकार था, उसे यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। रात को वह इंटरव्यू की वीडियो को स्लो मोशन में दोबारा देखता है तो उसमें साफ तौर पर वही काले चेहरे वाली आत्मा दिखती है। उसी समय उसका कंप्यूटर क्रैश होकर बंद हो जाता है और वह आत्मा उसे डरा देती है। अगले दिन जेरी नेटली को साथ लेकर चर्च जाता है जहां उसे फादर हेगन की वही डायरी मिलती है जो असल में 1845 के एक पादरी की होती है। 1845 में एक महिला थी जिसका नाम मैरी था। वह एक शैतान की पूजा करने वाली थी। उसने कई चमत्कार किए, लेकिन हर चमत्कार के बदले वह लोगों की आत्माओं पर कब्जा कर लेती थी। मैरी ने शैतान के साथ एक सौदा किया था, जितनी अधिक आत्माएं वह उसे देगी उतनी ही शक्तिशाली बनती जाएगी। इसी वजह से उस समय के एक पादरी ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया
उसकी आत्मा को एक डॉल में कैद कर दिया गया। अब यहाँ से कहानी साफ होने लगती है। जब वे उस पुरानी पुरालेख में जाते हैं तो अचानक जेरी और नेटली पर एक आत्मा हमला कर देती है। बाद में दोनों वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। इस बीच जेरी को अपनी पुरानी नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन अब वह एलिस की खबर को प्रसारित नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ऐसा करने से उसकी शक्ति और बढ़ सकती है। फिर भी मोनिका ने टीआरपी की लालच में वो खबर चला दी, क्योंकि वहाँ टीआरपी ही सब कुछ होती है। अब एलिस मैरी के कहने पर एक बड़ा उत्सव आयोजित करती है। बाद में जेरी डायरी लेकर बिशप गेल्स और फादर मोनसिग्नोर के पास जाता है। बिशप गेल्स हंसते हुए कहता है कि यह सब उसे पहले से पता था, क्योंकि उनका रिकॉर्ड उनके पास पहले से मौजूद था। बिशप वहाँ एक मंदिर बनाना चाहता था जिससे चर्च को खूब पैसा मिलने वाला था। उनके अनुसार लाखों लोग वहाँ दर्शन के लिए आएंगे। फादर मोनसिग्नोर को भी यह सुनकर झटका लगता है, क्योंकि यह सब एक राजनीतिक चाल थी। बिशप इस आस्था को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जेरी उन्हें बेनकाब करने की बात करता है, लेकिन बिशप के सामने उसकी कोई साख नहीं थी, इसलिए उसे एक और मौका दिया गया। पर बिशप यह जानता था कि अगर बात झूठी भी निकली तो जेरी उसे सच बना देगा, और अंत में वैसा ही हुआ। जेरी चर्च के पुराने अभिलेखागार पढ़ता है, जहाँ मैरी का एक बयान होता है। उसमें लिखा होता है कि मैरी का एक बेटा भी था, और उसने जो सौदा शैतान से किया था, उसके अनुसार उसकी आत्मा सिर्फ उसी की रक्त रेखा पर अधिकार कर सकती थी। इसीलिए उसने एलिस को अपने कब्जे में लिया, क्योंकि वह उसी की वंशज थी। ये सारी बातें जेरी नेटली को फोन पर बता रहा होता है, लेकिन तभी लाइन में रुकावट आने लगती है, क्योंकि तभी मैरी की आत्मा वहां आकर उस पर हमला करने लगती है। उसी समय फादर मोनसिग्नोर समय पर पहुंचता है और झाड़ फूंक करके उस आत्मा को भगा देता है। अब उसे भी जेरी की बात पर विश्वास हो जाता है, और वह भी मैरी की दुष्ट आत्मा को केरन बेबी में फिर से कैद करने का प्लान बनाते हैं। उधर एलिस ने शहर भर के लोगों को वहां बुलाया था, ताकि वे मैरी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित कर सकें। ये सब मोनिका लाइव प्रसारित कर रही थी, जिसे लाखों लोग देख रहे थे। जैसे ही फादर मोनसिग्नोर अनुष्ठान शुरू करता है, उसके सामने क्रूस जलने लगता है, जो उसकी ही पवित्र माचिस से भड़का था। उसकी आग उसे भी घेर लेती है और वह जलकर मर जाता है। मैरी की ताकत बढ़ती जा रही थी और अब उसे रोकना बेहद जरूरी हो गया था। अब जेरी एक जबरदस्त प्लान बनाता है, क्योंकि मैरी की ताकत लोगों की श्रद्धा पर निर्भर थी, और अगर वह उस श्रद्धा को तोड़ दे तो मैरी की शक्ति कमजोर पड़ सकती थी। इसी वजह से जेरी और नेटली वापस गिरजाघर की साइड पर लौटते हैं, जहां पहले से बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। नेटली सांकेतिक भाषा में एलिस को समझाती है कि मेरी बुराई है, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। वहां जेरी सभी लोगों के सामने झूठ बोलता है कि ये सारे चमत्कार बस एक बड़ा छल है। वह एलिस से कहता है कि उसका बहरेपन का ठीक होना अपने आप हुआ था, और उस बच्चे का पैर ठीक होना केवल एक प्रायोगिक औषध प्रभाव था। वह सभी से कहता है कि वे अपनी आस्था सिर्फ गॉड में रखें। यहाँ जेरी साफ तौर पर झूठ बोल रहा था, जबकि ये चमत्कार सच में हुए थे, मगर मैरी की ताकत को तोड़ने के लिए उसे यह झूठ बोलना पड़ा, और इस मौके पर उसका झूठ 100 सच के बराबर था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी छवि पहले से ही एक फेक न्यूज फैलाने वाले की थी, इसलिए जब वह सामने आकर कहता है कि ये सब झूठ है, तो लोग उसकी बात मानने लगते हैं। वह पहले भी ऐसा कर चुका था। अब एलिस को भी जेरी और नेटली की बात समझ में आ जाती है, और वह भी सबके सामने मैरी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। एलिस अब भी एक किशोर थी, उसका बहरेपन का इलाज हो गया था, लेकिन वह पहले मैरी की बातों में आ चुकी थी, इसलिए वह उसकी ही विजल बनी थी। इस समय वह पूरी तरह से एक शिकार बन रही थी। जैसे ही लोगों की आस्था मेरी पर से हटती है, मेरी गुस्से में पिट से बाहर आ जाती है। वह सबको डराती है और सबसे पहले बिशप को मारती है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा पहले ही मेरी को सौंप दी थी। वह उसकी आत्मा को पूरी तरह से निगल जाती है और उसके शरीर को राख में बदल देती है। अब वह जेरी पर हमला करने बढ़ती है, लेकिन एलिस सामने आकर उसकी रक्षा करती है। मेरी अब अपनी ही विजल एलिस पर हमला कर देती है, जिससे मेरी की आत्मा जलकर नष्ट हो जाती है। जैसे ही मेरी की आत्मा समाप्त होती है, हम देखते हैं कि एलिस की जान भी चली जाती है। लेकिन इसी समय जेरी पहली बार गॉड से प्रार्थना करता है कि वह एलिस को दोबारा जीवन दे दें। अचानक एलिस जीवित हो जाती है, लेकिन उसकी बोलने और सुनने की शक्ति चली जाती है। इसके साथ ही एलिस पर पड़ा हुआ अभिशाप खत्म हो जाता है। जेरी उसका धन्यवाद करता है कि उसने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई। फिर सभी लोग मिलकर फादर हेगन की कब्र पर अपना सम्मान प्रकट करते हैं। लेकिन तभी चर्च के अंदर हम देखते हैं कि मदर मैरी की आंखों से दोबारा खून बहता है, जो इस बात की ओर संकेत कर सकता है कि ऐसे नकली भविष्यद्वक्ताओं बार बार आते रहेंगे और हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, या शायद मेरी की आत्मा अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।